फ्रेंड्स, मैं पर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सामाजिकरण पढ़ लिया है कि सामाजिकरण क्या है, उसकी क्या क्या एजेंसी हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या इकाइयाँ रही हैं और उससे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो सामाजिकरण से रिलेटेड जो हमारा अगला पड़ाव है वो है कि सामाजिकरण का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन्हीं में से जो मैं आज पढ़ाऊंगी वो है परिस्थिति परक सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी। अगर मैं बात करूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं या कितने पुटअप होते हैं सीटेट में, तो क्या है कि जो इससे पहले वाला चैप्टर था सामाजिकरण, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सामाजिकरण का ये जो सिद्धांत है उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो आज मैं सिद्धांत बताने जा रही हूँ इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं कभी भी आपको संदेह में नहीं रखूँगी, ठीक है। मुझे कोई यूट्यूब में बहुत बड़ा बिजनेस करना ऐसा कोई मेरी मेंटेलिटी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी है कि मैंने बहुत कम एज में ये क्वालिफाई किया है, तो मेरा कोई ये गोल नहीं है, ठीक है, यूट्यूब में बहुत बड़ा बिजनेस करना। बस मेरी सोच ये है कि जो बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, जो लोग मेरे जैसे फ्रेंड्स जो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, और उनके पास नहीं है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ, ठीक। और ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद है तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन मेरी मेहनत बस यही है कि वो बच्चे मतलब पहली बार में क्यों सीटेट क्वालिफाई करें, क्योंकि सीटेट आजकल मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पेड कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनके पास नहीं है कोचिंग करने के लिए पैसे, तो वो पक्का मेरे चैनल को देखें, जैसे कि मैंने बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। बस इस एग्ज़ाम में क्या होता है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो गाइडेंस मैं आपको दूंगी। नहीं ज़रूरत है आपको कोई भी कोचिंग करने की या किसी को करने की, आप बस ये चैनल देखते रहिए। हाँ, और मेरा ऐसा भी नहीं है कि मेरा ऐसा कोई मेंटेलिटी है कि मैं ऐसे बना के चलूँगी, मैं ये बिज़नेस करूँगी, ये मेरा गोल ही नहीं है, लेकिन बस मैं हेल्प करना चाहती हूँ लोगों की, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि परिस्थिति परक सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी ये क्या है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी हुई है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने, ठीक है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कैसे थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सामाजिकरण से संबंधित थ्योरी दी है। तो आपसे कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक परक सिद्धांत किससे संबंधित है, विकास से, अधिगम से, बुद्धि से या फिर सामाजिकरण से। तो सामाजिकरण से इन्होंने बताया कि बच्चे के विकास के सामाजिकरण के कौन कौन से स्तर होते हैं, बच्चे का जो विकास है वो स्तरों में होता है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बताया कुछ। चलिए हम लोग आते हैं अपने थ्योरी पे। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि इन्होंने बताया था कि बालक जो है केंद्र में रहता है, उसके बाद उसको लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम, ठीक है, माइक्रो सिस्टम, ये सब ऐसे करके प्रभावित करते हैं। इसके बाद पहले में हम लोग 5 स्तरों की बात कर लेते हैं, जैसे लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटना मंडल। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, बालक केंद्र में है, उसके बाद लघु मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर वृहत मंडल, फिर घटना मंडल। अब हम लोग समझते हैं, हमने समझ लिया कि जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, इन्होंने सामाजिकरण से रिलेटेड अपनी इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी और इसमें इन्होंने 5 स्तरों को बताया था और वो 5 स्तर हैं, मैंने बता दिया कि कौन कौन से हैं। अब आपको समझना है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे पहले में अगर हम लोग आते हैं तो पहला है लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम। क्या है इसका मतलब, ठीक है, माइक्रो सिस्टम इसका मतलब क्या है। तो इसके अंतर्गत वे सभी तत्व
आ जाते हैं जो बालक के विकास को डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जैसे बच्चे की फैमिली हो गई, ठीक है, परिवार उसका, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, नेबरहुड, पड़ोसी उसके, टीचर्स, ये सब वे सभी लोग जो बच्चे के समाजीकरण के प्रत्यक्ष कारक होते हैं, प्रत्यक्ष तत्व होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका समाजीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। आगे हम लोग बात करते हैं मेजो सिस्टम की या मध्य मंडल क्या है। तो मध्य मंडल में क्या है कि जो लघु मंडल के तत्व हैं या जो भी लघु मंडल के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो आपस में जब क्रियाएं करते हैं, अंतः क्रिया या इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? मध्य मंडल के अंतर्गत। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स और टीचर जो मीटिंग होती है ना, पीटीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसका अच्छा एग्जांपल हो सकती है। क्योंकि देखिए पेरेंट्स और टीचर दोनों क्या हैं? लघु मंडल के तत्व हैं, और वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो बच्चे के ऊपर जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? मध्य मंडल के अंतर्गत। ठीक है, जब इंटरेक्शन होगा किसका? जैसे पीटीएम्स का एग्जांपल। ठीक है, आप देखिए साइकोलॉजी ऐसी चीज है कि उसको आप समझ के ही मतलब अगर इस तरीके से एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अगर आप सोचे कि रट के ऐसे कुछ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी तो नहीं, आप फिर गलती कर रहे हैं। ठीक है, जो अंतः क्रिया मैंने बताया कि जो इंटरेक्शन करके जो भी लघु मंडल के तत्व हैं जब आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? मध्य मंडल के अंतर्गत। आगे हम लोग बात करेंगे बाह्य मंडल क्या है। ठीक है, एक्सो सिस्टम। ठीक है, एक्सो सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक के समाजीकरण के वे सभी तत्व आते हैं जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष याद करना, इनडायरेक्टली। कैसे? जैसे मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा का कोई ऑफिस है अगर, ठीक है, उनका जो मतलब कार्यस्थल है वो बच्चे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रभाव जरूर डाल रहा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो प्रभाव नहीं डालते पर इनडायरेक्टली जरूर डालते हैं। जैसे ये हो गया जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो क्लब्स वगैरह जो होते हैं, तो ये सब बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बाह्य मंडल के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मम्मी पापा का कार्यस्थल हो गया, ऑफिस जिसको बोलते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लब्स। ठीक है, ये सब। अब वृहद मंडल क्या होता है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम से मतलब है यहाँ पर कि जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसके कुछ ना कुछ उसके परिवार से या आसपास के माहौल से उसको कुछ ना कुछ सांस्कृतिक मूल्य मिलते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को देखता है, समझता है, कुछ ना कुछ प्रथाएं, रीति रिवाज, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें उसके आसपास के बैकग्राउंड से उसका समाजीकरण करती हैं। ठीक है, तो और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति जो भी है, वो भी उसका समाजीकरण किसी न किसी तरीके से उस समाजीकरण के ऊपर प्रभाव डालती है, उसका समाजीकरण करती है। तो वे सभी तत्व किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वृहद मंडल के अंतर्गत। कौन कौन सी? सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, प्रथाएं, ये सब हो गया। और मैंने क्या बताया? उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्रोनो, घटना मंडल क्या है? ठीक है, घटना मंडल। क्रोनो नाम से ही, क्रोनो मतलब काल, है ना, कुछ इससे पता चल रहा है। तो ये जो बहुत, इसका जो मतलब है बहुत लार्ज स्केल का है। जैसे कि आज हम जहाँ पर हैं वो हम आज से 50 साल पहले
जो लोग रहे होंगे वो उनका इन्वायरमेंट नहीं रहा होगा जो आज का इन्वायरमेंट है, जो आज टेक्नोलॉजी, जो आज साइंस, जो आज की स्थितियां हैं वो आज से 50 साल पहले नहीं रही होंगी और ना आज से 50 साल पहले तक रहेंगी। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर जो है उसकी देश काल की जो परिस्थितियां हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उससे भी उसका समाजीकरण प्रभावित होता है, उसका समाजीकरण होता है। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे आ जाता है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ देश काल की परिस्थितियां, इस तरीके से लिख सकते हैं अगर। तो हमने बात कर ली कि जो यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दिया था 5 स्तर, वो कौन कौन से थे उसका मैं एक बार रिवीजन भी करा देती हूँ, बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। जैसे लघुमंडल में मैंने बताया कि लघुमंडल के अंतर्गत जो बच्चे को डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसका प्रभाव डालते हैं। मध्यमंडल के अंतर्गत जो भी लघुमंडल के तत्व आपस में जो भी इंटरेक्शन करते हैं वो सब मध्यमंडल के अंतर्गत आता है। बाह्य मंडल के अंतर्गत जो बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, क्लब्स, मम्मी पापा का जो ऑफिस है वो वगैरह। और बृहत मंडल के अंतर्गत जो उस समय उसके समाज में उसके आसपास के माहौल, उसको सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, ठीक है, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो किसको किस तरीके से प्रभावित करता है, किस तरीके से उसका समाजीकरण करता है। और घटना मंडल के अंतर्गत आता है कि देश काल की परिस्थितियाँ उस समय कैसी रही हैं, कैसी थी, ये सब हो गया। तो हमने आज बात की कि क्या है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर का पारिस्थितिक परक सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी मैं जो समाजीकरण से रिलेटेड दूसरा सिद्धांत है वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, कुछ मैसेज मुझे आए थे कि जो MP टेट का है वो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं पेडागोजी सीरीज़ लेके आऊँ, पेडागोजी को समझाऊँ। तो इसके लिए मैंने, जैसे आप तो जानते हैं कोविड-19 इस समय बहुत बृहद स्तर पे छाया हुआ है। तो अब उससे वो छाया हुआ है तो अभी क्या हो सकता है आपके MP टेट की जो डेट है वो बढ़ जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए पेडागोजी के क्वेश्चन, देखिए पेडागोजी ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कोई चैप्टर डिसाइडेड है, आपको वही चैप्टर से आ जाएगा, आपका बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैं उसको पहले क्वेश्चन से कराऊंगी, अगर हो सका तो एग्ज़ाम के पहले मैं उसके लिए क्लास भी ले लूँगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है मुझे। धन्यवाद।